हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ स्लाइड्स हैं, एटलीस्ट उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो टोटल टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कि किसी भी बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए उसका जो लाइफ ब्लड होता है, इट इज़ फाइनेंस। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन बीइंग में जो इम्पोर्टेंस ब्लड को लेकर के है, वही इम्पोर्टेंस फाइनेंस की जो होती है एक बिजनेस यूनिट में होती है। Without finance, neither any business can be started nor successfully run. अब फाइनेंस के बिना हम ना तो कोई बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही वो बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो सकता है। इट मीन्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज टोटली डिपेंड अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल resources. It is connected from the finance. If finance is available in proper amount, then the success of business will be certain. फाइनेंस इज़ नीडेड टू प्रमोट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ऑलमोस्ट फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस यूनिट में होती है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रमोट, किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट हम इसको बोलते हैं प्रवर्तन या स्थापित करने के लिए। तो फॉर प्रमोशंस एंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी बिजनेस यूनिट और फॉर एक्वायर्ड ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स की फिक्स एसेट्स की जो रिक्वायरमेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स में होती है, उन टोटल जो भी फिक्स एसेट्स है उनको एक्वायर्ड करने में भी हमें जो है वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मेक नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, फिर आपको अगर आपकी बिज़नेस की सक्सेसफुल के लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस करना है तो उस इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपके प्रोडक्ट को, आपकी क्वालिटी को डेवलप्ड करने के लिए, और कीप मैन एंड मशीन एट वर्क, और आपके पास जो है लेबर इंटेंसिव मेथड को फॉलो कर रहे हो तो मैन और मशीन्स की जो अवेबिलिटी है वो बिज़नेस लेवल पर, बिज़नेस पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अवेलेबल रहे। इन सभी के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इनकरेज मैनेजमेंट टू मेक प्रोग्रेस एंड क्रिएट वैल्यूज़, और मैनेजमेंट को इनक्रीज़ करता है फाइनेंस कि वो प्रोग्रेस करे और वैल्यू को क्रिएट कर करके ऐड करता जाए। इट मीन्स फर्म के साइज़ को कंटिन्यूस जो है वो चेंज करता जाए और लार्ज टू लार्ज उसमें ऐड करता जाए। तो होता है क्रिएट द वैल्यू, कि वैल्यू क्रिएट करता जाए। तो टोटल ये जो टोटल पॉइंट्स है, इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस कि वाई अ बिजनेस यूनिट रिक्वायर फाइनेंस, कि एक बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर। फाइनेंस का अर्थ होता है कि मनी, डायरेक्ट फाइनेंस को हम मनी या करेंसी से लिंक करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोविज़न ऑफ मनी, कि आपके पास मनी का प्रोविज़न हो एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर, कि जब आपकी बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अवेलेबल हो। इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेज, ये किसी एंटरप्राइजेज का लाइफ ब्लड होती है। विदाउट एडिकेट फाइनेंस नो एंटरप्राइजेज कैन एनकम्पलिश ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव्स। तो बिना फाइनेंस के कोई भी एंटरप्राइजेज अपना जो टारगेट होता है, अपना जो ऑब्जेक्ट होता है, उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकती है। तो ये बिज़नेस का लाइफ ब्लड है। फाइनेंस की अवेबिलिटी जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तब उसकी अवेबिलिटी बिजनेस यूनिट में होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंस, फर्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस एंड सेकेंड इज प्राइवेट फाइनेंस। इन पब्लिक फाइनेंस देयर आर अनदर कैटेगरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, जॉइंट सेल्फ गवर्नमेंट की हो सकती है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की होती है। तो ये कैटेगरी जो है वो पब्लिक फाइनेंस में होता है द फाइनेंस विच इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू जिस फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, देन इट इज़ नॉन एज फाइनेंस। अब ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपका लोकल बोर्ड, लोकल गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है। Then another one is private finance. It is managed by the private sectors, individual person, individual institutions। private sector की जो होती है तो पर्सनल हो सकता है, ये कोई बिजनेस फाइनेंस हो सकता है, और ये फाइनेंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके थ्रू भी फाइनेंस फैसिलिटी कलेक्ट की जाती है, तो ये फाइनेंस होगा। देन अगेन बिजनेस फाइनेंसेस होता है, सेल्फ फाइनेंस होता है, उसके बाद होता है पार्टनरशिप में होता है, और कंपनी के फॉर्म में होता है। सेल्फ में आपके सेल्फ के रिसोर्सेज लगते हैं, पार्टनरशिप में आपके डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स के लगते हैं। कंपनी फॉर्म में हो तो आपके डिफरेंट टाइप्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एटलीस्ट उन शेयर होल्डर्स को जब आप शेयर सेल करते हो तो उनके थ्रू आपको कैपिटल कलेक्ट मिल जाती है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
अभी तक आप फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे थे, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल जो है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर आ गई। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल नॉज एज बिजनेस फाइनेंस और कॉरपोरेट फाइनेंस। ट्रेडिशनल फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो है वो बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करना ही, बिजनेस के लिए फाइनेंस मैनेज करना ही ओनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता था। तो गुथमैन और डूगल की एक डेफिनेशंस है कि बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइन एज द एक्टिविटी कंसर्न्ड विथ प्लानिंग। तो बिजनेस जो है फाइनेंस, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन किया जाता हो तो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी इंक्लूड द एक्टिविटी विच आर रिलेटेड फ्रॉम प्लानिंग राइजिंग द फंड, कि किसी फर्म में फ़ंड को किस स्टाइल से इंक्रीज करना है, कंट्रोलिंग द फंड, फंड का सुपरविज़न करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंड, और उस फंड को का एडमिनिस्ट्रेशंस करना कि किस किस पोस्ट पर किस किस के थ्रू किस स्टाइल से उसको कंट्रोल किया जाएगा। देन प्लानिंग राइजिंग कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूड इन एफएम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये उसमें ऐड किया जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द वन ऑफ द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंस को मैनेज करना एक मैनेजमेंट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। तो आपका जो टोटल मैनेजमेंट होता है उसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता है। इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्लानिंग कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट हम उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड फ्रॉम द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग ऑफ फंड, कंट्रोलिंग द फंड, और टोटल आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की प्लानिंग प्रिपेयर करें और उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जो पॉलिसीज़ फार्मूलेट की जाती है, एटलीस्ट इसकी लिंक उसी से होती है। देन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एप्लीकेशंस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द फाइनेंस फंक्शंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम केवल मात्र जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग को लेते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल द फंक्शन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, कि जो भी हमारे वित्त के कार्य है एटलीस्ट उनको नियंत्रण करने का काम भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। अनदर वन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एफएम, कि रियल में एफएम की क्या इम्पोर्टेंस है। किसी भी फर्म, किसी भी बिजनेस यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इतनी इम्पोर्टेंस प्रोवाइड क्यों की जाती है। देन नो बिजनेस वेदर बिग मीडियम और स्मॉल कैन बी स्टार्टेड विदाउट एडिकेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस। कोई भी बिजनेस यूनिट, चाहे उसका साइज़ किसी भी स्टाइल का हो, लार्ज हो, स्मॉल हो और मीडियम कैटेगरी का हो, इट कैन नॉट बी सक्सेसफुली ऑपरेट विदाउट एडिकेट फाइनेंस फैसिलिटी। अगर उस फर्म के पास एडिकेट अमाउंट में फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, देन इट कैन नॉट बी रन सक्सेसफुली। उसको आप आसानी से सफलतापूर्वक जो है उसका संचालन नहीं कर सकते हो। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही वो आपका सफलतापूर्वक नहीं चलेगा। अगर आपके पास फाइनेंस है देन सक्सेसफुली ऑपरेट फ्रॉम बिगनिंग, आप स्टार्टिंग से ही उसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकते हो। कंसीविंग एन आइडिया ऑफ बिजनेस, जब से आपके माइंड में एक बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करने का आइडिया जो उत्पन्न होता है, एट उसी टाइम से फाइनेंस इज़ नीड टू प्रमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। आप पहले ही प्लानिंग प्रिपेयर कर लेते हो। तो जब आप किसी बिज़नेस को प्रमोट करते हो या इस्टेब्लिश करते हो तो फाइनेंशियल जो एफएम की जो रिक्वायरमेंट है वो हाई हो जाती है। एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, अब आपको अगर फिक्स एसेट्स को हायर करना है तो भी आपके पास फाइनेंस होना कंपलसरी होता है। किसी भी मेक इन्वेस्टिगेशंस, आपको सर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशंस करना है, मार्केट में सर्वे करना है, आपको आपके प्रोडक्ट को डेवलप्ड करना, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसका पैकिंग, कलर, रंग, शेप सभी पे आपको रिसर्च करनी है, और मैन एंड मशीन्स जो है एट द वर्क अवेलेबल कराना है। या फिर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट इनकरेज हो, मोटिवेट हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिव एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए प्रमोट हो, टू मेक प्रोग्रेस और क्रिएट वैल्यू। तो प्रोग्रेस के लिए और वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, रिटर्न अर्न करने के लिए भी फाइनेंस की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज पैराग्राफ शो द इम्पोर्टेंस ऑफ एफएम। ये जो पैराग्राफ है आपको उसकी इम्पोर्टेंस को शो करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेशन फाइनेंस एज अराइजेज because of the fact of present days business activities are predominantly carried by the company and corporate firm,
ऑलमोस्ट जो होता है अब जैसे एज वेल एज द कॉरपोरेशन सेक्टर्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, सोलो बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म जो है वो पुराना हो गया, तो कॉरपोरेट फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। और इन प्रेजेंट डे में जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ जो वो प्रीडोमिनेटली जो कैरीड ऑन होता है वो हमारे कंपनी की फॉर्म में या कॉरपोरेट फॉर्म में ही ऑलमोस्ट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं उनका सेटअप हो रहा है। तो कंपनी और कॉरपोरेट फॉर्म जो है वो डोमिनेट कर रही है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मार्केट को। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो भी एफएम की जो इम्पोर्टेंस है एटलीस्ट उससे रिलेटेड ही होते हैं कि द इंक्रीज़ इन द साइज एंड इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइजेज, कि फाइनेंस के बिहाफ पे ही किसी भी फर्म का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्लांट लगाओ, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा और चौथा प्लांट लगाओ, एंड इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइजेज, और आपके बिजनेस एंटरप्राइजेज का इन्फ्लुएंस होता है, सपोर्ट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉरपोरेट ऑनरशिप्स, और कॉरपोरेट ऑनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वाइड लेवल पर हो जाता है। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स की कॉरपोरेट यूनिट्स का जो है वो सेटअप होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉरपोरेट ऑनरशिप्स कि डिफरेंट टाइप्स की जो ऑनरशिप क्रिएट होती है और डिफरेंट टाइप्स के कॉरपोरेट सेक्टर्स का होता है। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, अब कुछ पर्सन क्या होता है ऑनरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फाइनेंस जो है वो इनको डिवाइड कर देता है, ऑनरशिप का सेपरेशन अलग करता है और मैनेजमेंट के लिए अलग पर्सनस को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट आता है एफएम इज़ इंडिस्पेंसेबल ऑफ एनी ऑर्गन्स एज इट हेल्प। एफएम जो होता है एक मोस्ट पावरफुल जो है पॉइंट्स होता है, और ये आपकी बिजनेस के जो अदर यूनिट्स होते हैं, अदर जो डिपार्टमेंट होते हैं, अदर सेक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट उसको हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग को सक्सेसफुली जो है प्रमोशंस की उसको ऑपरेट करता है, कि किसी भी बिज़नेस की जो प्लानिंग प्रिपेयर की जाती है, चाहे वो प्रमोशन से लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट से लेकर के हो, तो उस प्लानिंग को सक्सेसफुली ऑपरेट भी फाइनेंस जो है एटलीस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। एक्विजिशन ऑफ द फंड एंड व्हेन इट रिक्वायर एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, और जितने भी फंड्स होते हैं एटलीस्ट ये उनका कलेक्शंस करता है, जहाँ कहीं से भी आपको फ़ंड अवेलेबल होता हो एफएम जो होता है वो फ़ंड को कलेक्ट करता है। व्हेन रिक्वायर एट मिनिमम कॉस्ट, कि जब आपको बहुत ही लोअर टू लोअर कॉस्ट पर अगर उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है, कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है। उसके बाद जितने भी फंड जो कलेक्ट किए गए उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, और एलोकेशन जो फंड का होता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, कि जिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है एटलीस्ट उसी को मैक्सिमम फंड का एलोकेशंस किया जाता है। टेकिंग साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस, और जो भी डिसीजंस एफएम के थ्रू लिए जाते हैं वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, तो ये साउंड डिसीजंस जो लिया जाता है वो भी इसी की इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद है इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द फाइनेंशियल कंट्रोल, और फाइनेंस पर कंट्रोल लगा करके, फाइनेंशियल एक्टिविटी पर कंट्रोल लगा करके, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पर कंट्रोल लगा करके, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस पर कंट्रोल लगा करके ये हमारे फाइनेंस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, बिजनेस यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूव करते हुए इंक्रीज़ करता है। इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स एंड नेशंस, हमारी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज़ करने में इसका जो है वो बहुत पावरफुल रोल होता है। और जिन्होंने भी इन्वेस्टर्स ने किसी फर्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, एफएम उनके इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न जो है अर्निंग करने की पॉसिबिलिटी को जनरेट करता है, और इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट को हाई टू हाई करता है, फर्म की वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करता है, नेशन की वेल्थ को जो है वो भी मैक्सिमाइज करता है। एंड प्रमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट सेविंग, और कॉरपोरेट सेविंग की और इंडिविजुअल सेविंग को ये प्रमोट करता है, मैक्सिमम सेविंग पर जो है कंसंट्रेशन हाई कर देता है, और फिर उस सेविंग को मोबिलाइज्ड कर देता है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फाइनेंस फंक्शन नेक्स्ट आता है। फाइनेंस फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल फंक्शंस, तो किसी भी फर्म, किसी भी यूनिट, किसी भी डिपार्टमेंट में फाइनेंस का जो फंक्शन होता है इट इज़ मोस्ट पावरफुल फंक्शन देन अदर फंक्शन। जितने भी एक्टिविटीज़ किसी बिजनेस यूनिट में होती है उसमें से फाइनेंस को सुपरविजन करना, उसका कलेक्शन करना, उसकी प्लानिंग प्रिपेयर करना, ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो मोस्ट पावरफुल होते हैं। इट रिमेन अ फोकस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, क्योंकि टोटल जितनी भी फर्म की टोटल एक्टिविटीज़ होती है उनका हमारा सेंटर पॉइंट फाइनेंस होता है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट को जो फंड कलेक्ट होगा वो यहीं से होगा, तो जितनी भी एक्टिविटी होगी उसका सेंटर पॉइंट जो है वो
फाइनेंस होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्सटीट्यूट और एलिमिनेट दिस फंक्शंस। अब हम फाइनेंस के फंक्शंस को ना तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ना उसका कोई बेटर सब्सटीट्यूशंस आप जो है वो ओपन कर सकते हो कि फाइनेंस की जगह इसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाए और बिजनेस यूनिट जो है आसानी से कर दी जाए, या फाइनेंस को ही फर्म से बाहर निकाल दें तो फर्म का काम आसानी से हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल सारी एक्टिविटीज़ का फोकस इसी पे होता है। इसका फाइनेंस का अभी तक कोई सब्सटीट्यूशंस जो है वो सर्च नहीं हुआ है, और फाइनेंस को एलिमिनेट कर करके भी हम किसी बिजनेस को सक्सेसफुली अर्न नहीं कर सकते। दिस फंक्शन बिकॉज द बिजनेस विल क्लोज डाउन इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस। अगर फाइनेंस की एब्सेंस हो गई तो टोटल बिजनेस एक्टिविटीज़, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सब कुछ जो है वो बंद हो जाएगी, डाउनफॉल पे आ जाएगी। द नीड फॉर मनी इज़ कंटिन्यूस। मनी की नीड्स जो होती है हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंटिन्यूस होती है। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कहीं भी ले लीजिए, किसी भी एक्टिविटी को सक्सेसफुली ऑपरेट करने में मनी, फाइनेंस की जो नीड है वो सबसे प्रायोरिटी या सबसे सुपीरियर होती है। उसके बिना आप किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर पाते हो। इट स्टार्ट विथ सेटिंग अप एन एंटरप्राइजेज। जब से हम किसी एंटरप्राइजेज को स्टार्ट करने की हमारी प्लानिंग प्रिपेयर होती है, तभी से फाइनेंस की जो है वो रिक्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है कि जब हम किसी एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हो एंड रिमेंस एट ऑल टाइम्स, और उसके इस्टेब्लिश होने के बाद कंटिन्यूस डे टू डे, रूटीन टू रूटीन एफएम की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाती है। द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस रेदर देन नीड मोर कमिटमेंट ऑफ फंड्स। अब अगर आपको आपकी फर्म की यूनिट का डेवलपमेंट करना है, एक्सपेंशंस करना है, तो इस आपके फाइनेंस की जो नीड है वो आपके लिए और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट सक्सेसफुली ऑपरेट एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और एनी एक्सपेंशन ऑफ आवर बिजनेस यूनिट। हम उसके बिना ना तो डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ना किसी यूनिट को लगा सकते हैं। द फंड विल हैव बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब आपको अगर अपनी फर्म में फ़ंड को इंक्रीज़ करना है तो इसके आपके पास वेरियस सोर्सेज है। अलग अलग सोर्सेज से आप जो है फ़ंड को कलेक्ट कर सकते हो, फंड जनरेट कर सकते हो। द रिसीविंग मनी इज़ नॉट इनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी से पैसा कलेक्ट कर लिया, इट इज़ नन। ये कोई पावरफुल इम्पोर्टेंट वाला काम नहीं है। फंड को कलेक्ट करना ईजी है, देन यूटिलाइजेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसका बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर वे में यूटिलाइजेशन करना सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो किसी भी फर्म में फ़ंड की रिक्वायरमेंट वेरियस सोर्सेज से कंप्लीट हो जाती है। फ़ंड को कलेक्ट करना ईजी टास्क है, बट मोर इफेक्टिवली उसका यूटिलाइजेशन करना ये एक टिपिकल टास्क हो जाता है। द मनी इज़ वंस रिसीव्ड विल हैव टू बी रिटर्न। अगर आपने एक बार किसी से पैसा लिया है देन इट विल बी रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर। किसी भी फॉर्म में आपने अगर फाइनेंस कलेक्ट किया है देन इट विल बी रिटर्न आफ्टर ए सर्टेन टाइम्स। आपको उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। इफ़ इट्स प्रॉपर यूज़, अगर आपने इट्स इज़ यूज इन प्रॉपर मैनर देन इट विल बी रिटर्न ईजी। अगर आपने उसका प्रॉपर मैनर में यूटिलाइजेशन किया, उससे रिटर्न जनरेट किए है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट किया है, तो इट विल बी रिटर्न ईजीली। अदरवाइज इट विल क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर रीपेमेंट। अगर आपने उसका यूटिलाइजेशन बेटर वे में नहीं किया है तो ये फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फर्म और यूनिट जो है उसको रीपे वापस नहीं कर पाएगी। द मैनेजमेंट शुड हैव आइडिया ऑफ यूजिंग मनी प्रॉफिटेबिलिटी। ऑलमोस्ट हमारा जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के पास ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए कि उन आइडियाज़ के बिहाफ पे जो भी फ़ंड कलेक्ट हुआ है उस फंड का प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बेटर इफ़ेक्टिव मैनर्स में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। इट मे बी ईजी टू रेज फंड बट इट मे बी डिफ़िकल्ट टू रीपे देम। फ़ंड को क्रिएट करना बहुत आसान होता है। अब दूसरी बात, उसको आप प्रॉपर मैनर में वापस रिटर्न भी करो, अच्छा डिविडेंड दो, ताकि शेयर होल्डर जो है वो आपके जो है इनक्रीज़ हो, उनको वापस आपकी फर्म में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो। देन अप्रोच ऑफ फाइनेंस फंक्शंस। तो फाइनेंस फंक्शंस की जो अप्रोच है इट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इट इज़ रिलेटेड एट द इनिशियल स्टेज। ये जो है वो हमारे इनिशियल स्टेज पे ये अप्रोच जो है वो क्रिएट हुई थी। इट्स इवेल्यूएशन ड्यूरिंग 1920 टू 1930, 1920-30 और लास्ट इसको 1915 तक माना जाता है कि ये था व्हेन द कॉरपोरेट फाइनेंस वाज यूज। उस वक्त जो था
वो कॉरपोरेट फाइनेंस का ट्रेंड था और कॉरपोरेट फाइनेंस जो थी उसका यूटिलाइजेशन होता था, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस थी। वॉज यूज एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूडे। तो उस वक्त इसका जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच का यूटिलाइजेशन किया जाता था। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन इज कन्फर्म टू द ओनली प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एफएम को जो स्कोप था फंक्शंस का, एफएम का जो फंक्शनिंग का जो स्कोप था वो बहुत ही लोअर कैटेगरी का था, बहुत ही लिमिटेड था। ऑलमोस्ट इनका जो मेन बेसिक काम था वो था फंड को, जब कभी भी फर्म को फंड की रिक्वायरमेंट हो तो वो इस फंड को कलेक्ट करना, वही इसका फंक्शन था। बाय ए फर्म मोस्ट सूटेबल टर्म्स, बहुत ही सूटेबल टर्म्स पे आप उस फंड को कलेक्ट कर लो, आसान सी शर्तों पर, रियायती दरों पर, मतलब बहुत ही लोअर रेट कॉस्ट पर आप फंड को कलेक्ट करो। ओनली ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन यही था। द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वाज कंसिडर बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ फाइनेंस। आपको उनके यूटिलाइजेशन का राइट नहीं था, तो यूटिलाइजेशंस का जो फंक्शंस था वो इन फंक्शंस के बियॉन्ड था। उसके बाद आपको करवाना है नहीं करवाना वो ऑनर डिसाइड करता था। इट वॉज फेल्ट दैट डिसीजन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंड टेकन समवेयर एल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। और उस वक्त जो था वो रिगार्डिंग जो डिसीजन होता था एप्लीकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड, वो डिसीजंस किसी और के द्वारा लिया जाता था। टॉप मैनेजमेंट का, टॉप सीईओ, एमडी, उनके द्वारा लिया जाता था। तो एफएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली यही होती थी कि इट कलेक्ट द फंड ऑन रीजनेबल और कंसेशनल रेट ऑफ कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट पर वो फंड को कलेक्ट करे, बस उसकी यही होती थी। उन फंड को किस स्टाइल से यूटिलाइज करना है, कहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशंस करना है, उसका जो राइट्स होता था वो अदर को होता था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, अब आ गई आपकी कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो होता था तो इट इंक्लूड बहुत राइजिंग द फंड एज वेल एज देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एफएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फंड को राइजिंग करने से नहीं थी, एज वेल एज उट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि उसका बेटर मैनर में किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ये भी एफएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो एफएम जो था वो फंड भी कलेक्ट करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आफ्टर 1960, और उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एफएम की होती है। द कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड एंड रिटर्न फ्रॉम देयर यूज शुड बी कंपेयर। अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉस्ट ऑफ राइजिंग फंड की, अपने फंड को किस कॉस्ट पे अराइज किया, किस सोर्सेस को किस कॉस्ट पे आपने कलेक्ट किया है, एंड रिटर्न फ्रॉम देयर यूज शुड बी कंपेयर। अब आप उसको रिटर्न के साथ कितना वापस रिटर्न कर रहे हो उसको कंपेयर किया जाता है। ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट लोअर होनी चाहिए इन कंपैरिजन देन रिटर्न। हम जो रिटर्न ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो कैपिटल की थी वो लोअर होनी चाहिए। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कंपेयर करना है किसमें, कॉस्ट में और रिटर्न में, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एफएम की होती है। द फंड रेज शुड बी एबल टू गिव मोर रिटर्न। ऑलमोस्ट जो भी फंड्स आपने कलेक्ट किए हैं आप उस पर मैक्सिमम रिटर्न दे सको, अच्छी रिटर्न दे सको, देन द कॉस्ट इन्वॉल्व प्रोक्यूरिंग देम्स। तो आपकी क्या हो, आप फंड से ज़्यादा रिटर्न अर्न करो इन कंपैरिजन देन जो कॉस्ट आपने उनमें साथ इन्वॉल्व की गई है। तो वही बात हो गई कि हमारी कॉस्ट तो है जो हमने कलेक्ट की है वो लोअर होनी चाहिए, और हम जो रिटर्न दे रहे हैं एटलीस्ट वो रिटर्न हमारा हाई होना चाहिए। ये जो है टेक्निक होनी चाहिए। उसके बाद है दिस अप्रोच कंसीडर द 3 डिसीजंस। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 जो मेन पावरफुल डिसीजन होते हैं इट इज़ अंडरटेकन बाय द एफएम, ये एफएम के थ्रू लिए जाते हैं। सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, कि आपने जो फंड कलेक्ट किए हैं एटलीस्ट आप उनका अलोकेशन किस स्टाइल से करोगे, कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट करोगे कि आपकी उनसे जो है वो आपकी अर्निंग अच्छी हो सके। फाइनेंस डिसीजन, जो भी आपके फाइनेंस का डिसीजन है कि कहाँ कितना कैसे लगाना है वो डिसीजन आपको लेना होगा। उसके बाद होते हैं एम्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन, कि फाइनेंस फंक्शंस के एम क्या है। तो सबसे पहले एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड, कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फर्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फंड को कलेक्ट कर सको। पहला आपका जो है एम यही होना चाहिए कि आप जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करो, नो तो उससे एक्सेस और नो लोअर। एक्सेस हुआ तो कॉस्ट आपकी बेकार जाएगी, और अगर लोअर हुआ
तो आप किसी अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर पाओगे। तो सफिशिएंट अमाउंट में फ़ंड होना चाहिए, जितनी आपकी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपको फ़ंड अवेलेबल मिल सके। सेकंड इसका है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि हमने जितना भी फंड जो कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से, एटलीस्ट हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, हर फंड को किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा दे, ताकि किसी भी स्टाइल का कोई भी फंड आपके पास वेस्ट जो है वो नहीं रहे। ये इसका सेकंड जो है वो फंक्शन होता है। उसके बाद होता है इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, कि जो भी फंड मैंने किसी बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट किए हैं, एटलीस्ट मैं इनसे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करूं, और मेरी प्रॉफिट अर्निंग की रेट जो है वो एवरी ईयर एटलीस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो, ऐसी कोशिश जो है वो करनी चाहिए। उसके बाद है मैक्सिमाइजिंग द फर्म वैल्यू, कि फ़र्म की जो वैल्यू होती है एटलीस्ट उसको हाई करना। फर्म की वैल्यू को हाई करने का मतलब होता है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में अगर 8 लाख या 8,000 की एसेट्स का शो हो रहा है, तो एटलीस्ट इस साल एसेट्स में 10,000 की एसेट्स का शो हो, तो मैं फ़र्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करूं। जो बुक वैल्यू है शेयर की, उसके कंपैरिजन में मैं मार्केट वैल्यू को हाई करने की कोशिश करूं। ये होता है मेरा मैक्सिमाइजेशन द वैल्यू। अब होते हैं कि क्या कंटेंट होते हैं एफएम के। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले एफएम जो करता है वो एस्टिमेशन लगा लेता है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है किसी भी पर्टिकुलर फर्म की, कि अगर मैं ये कोई भी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ तो उसी तरह की फर्म में 5,000 का अगर हुआ है तो एटलीस्ट मेरे पास भी मिनिमम 5,000 तो होने ही चाहिए। ये एस्टिमेशन हो जाता है। उसके बाद है डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि फर्म का एटलीस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर किस स्टाइल का होगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर जो है मेरा, वो मेरा कितना होगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कितना होगा, डिवेंचर कितने होंगे, लोन कितने के होंगे, बॉन्ड कितने का होगा। ये कहलाता है पूरा फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर, की कैपिटल किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ से कलेक्ट की जाएगी। उसके बाद है सेलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, की अब मुझे कौन सा सोर्सेज जो है उससे ज़्यादा कैपिटल कलेक्ट करनी है, कि अगर डिवेंचर पे मुझे बेनिफिट है इंटरेस्ट का, और डिवेंचर से जो है फिक्स कॉस्ट कैपिटल होती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो एटलीस्ट मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्टिंग द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब जो मैंने यहाँ से कलेक्ट किया है, सपोज कीजिए 4,000 करोड़ यूनिट जो भी, तो एटलीस्ट मैं इनको कहाँ कहाँ किस किस स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करूँ कि इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हर एक्टिविटी में हो सके, ये भी होता है। उसके बाद है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, की फर्म में कैश की रिक्वायरमेंट ना तो एक्सेस में होनी चाहिए और ना लोअर में होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए कि हम हमारे किसी भी कमिटमेंट को फुलफ़िल कर सके। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर फाइनेंस पर किसी स्टाइल का कंट्रोल लगाना है तो किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाएगा, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर करके और फाइनेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी सरप्लस शो हो रहा है P&L अकाउंट में, एटलीस्ट उस सरप्लस का बेटर यूटिलाइजेशन होना है, डिविडेंड कितना देना है, री इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ये सब डिसाइड करना इसी में आता है। देन अगेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, की एफएम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो एफएम इज़ कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट यूज़ ऑफ फंड्स। ऑलमोस्ट एफएम जो होता है उसकी मेन यही होती है कि फ़ंड को कलेक्ट करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। इट्स मेन एम इज़ टू यूज़ द बिजनेस फंड इन सच वे दैट फर्म वैल्यू अर्निंग ऑफ मैक्सिमाइज। तो ऑलमोस्ट उसके दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि ये किसी फर्म की वैल्यू को हाई करता है, ऑलमोस्ट जो है इसका एम ये होता है कि बिजनेस फंड को इस वे में यूटिलाइजेशन करना कि अर्निंग भी हाई हो और फर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम, फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लाभ का अधिकतम का सिद्धांत या संपदा अधिकतमीकरण का सिद्धांत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको ये शो कर रहा है कि हर फर्म का मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फर्म के जो P&L अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट होता है एटलीस्ट वो प्रॉफिट हायर टू हायर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉफिट होता है एटलीस्ट वो हायर टू हायर होना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कह रहा है कि एवरी ईयर जो हम प्रॉफिट को एनालिसिस करते हैं तो उसका ग्राफ जो है वो हाई टू हाई का ग्राफ होना चाहिए।
तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इस थ्योरी के जो आर्ग्यूमेंट में जो फेवर दिए जाते हैं कि कुछ लोग इस थ्योरी को बेटर थ्योरी मानते हैं कि यही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस थ्योरी के जो फेवर में है, पक्ष में जो तर्क है वो इस प्रकार है, व्हेन प्रॉफिट अर्निंग इज द एम ऑफ बिजनेस देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी ऑब्वियस। अब अगर अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव था तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगेन आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि अगर किसी बिजनेस यूनिट ने अपना ऑब्जेक्टिव यही डिसाइड कर रखा है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी, तो फर्म का ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम कर रही है। उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, इट इज़ द बैरोमीटर ऑफ मेजरिंग एफिशिएंसी। किसी भी फर्म की अगर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, एफिशिएंसी को मेज़र करना है, तो ये उसका बैरोमीटर है, ये उसको इंडिकेटर्स है, ये आपको बताता है कि उसकी एफिशिएंसी बेटर है। अगर किसी फर्म के प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो वो ये शो कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो भी बेटर है, और अगर लॉस हो रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी बेटर नहीं है। ए बिजनेस विल बी एबल टू सर्वाइव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस ओनली व्हेन इट हैज़ द सम पास्ट अर्निंग। कोई भी बिजनेस जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है इफ़ द बिजनेस यूनिट हैज़ पास्ट अर्निंग। अगर उसके पास पहले से जो प्रॉफिट अर्न किए उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो सेव कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब अगर रिसेंट टाइम में अनफेवरेबल कंडीशंस भी आ गई है तो भी वो बिजनेस यूनिट प्रॉपर वे में सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो अपनी पास्ट सेविंग का यूटिलाइजेशन कर सकता है। प्रॉफिट आर द मेन सक्सेस ऑफ फाइनेंस ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट जो है वो मेन पॉइंट है सक्सेस का। किसी भी पर्सन की, किसी भी बिजनेस यूनिट की सक्सेस को अगर इवेलुएट करना है, देन आप प्रॉफिट को देख लीजिए। प्रॉफिट से पता चल जाएगा कि इसकी ग्रोथ जो है वो हाई टू हाई हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ एसेंशियल टू फुलफिल सोशल गोल्स ऑल्सो। अगर आपकी फर्म किसी सोशल गोल्स को अचीव करना चाहती है तो उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल है कि कुछ बड़ी बड़ी जो होती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, वो सोशल गोल्स के लिए कुछ गार्डन्स वगैरह कुछ भी लगाती है, तो उस गोल्स को आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपके पास प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होंगे, तभी आप उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। अब इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं, तो सबसे पहला जो इसका आर्ग्यूमेंट्स होता है वो ये होता है कि ये एम्बिग्यूटी जो है वो शो होती है कि केवल मात्र एक क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्लियर नहीं कर रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किन कंडीशंस पे हुआ है, कि आपने एक्सप्लोटेशन किया है, वर्किंग आवर इंक्रीज़ कर दिए हैं, आप कोस्ट के साथ कुछ कर रहे हो, तो क्लियर बताना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किन कंडीशंस पर किया गया है। वो कंडीशंस कौन सी है ये इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये एक अनक्लियर्ड थ्योरी है कि लाभ अधिक हो रहे हैं तो क्या शोषण करके हो रहे हैं या किस तरीके से आप जो है किस्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमारे एफएम में एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है कि आप कौन से प्रॉफिट पर आपकी कंसंट्रेशन है, प्रेजेंट के पर या पास्ट पर। अगर प्रेजेंट का प्रॉफिट 4000 है और अगर आपका पास्ट का प्रॉफिट 5000 है, अब आप 5000 को लेकर के बैठे हो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो फ्यूचर में 5000 है, इट मे बी पॉसिबल कि आज इसकी वैल्यू 3000 भी नहीं हो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो करते हुए जो आप फ्यूचर में प्रॉफिट का एस्टिमेशन लगा रहे हो, आपको ये देखना चाहिए कि प्रेजेंट का प्रॉफिट अभी के पास के सालों का प्रॉफिट ज़्यादा हो, बाद के सालों में कम हो तो भी चल सकता है। उसके बाद इग्नोर द रिस्क फैक्टर कि आप कौन से रिस्क को लेकर के आप अपने प्रॉफिट को अर्न कर रहे हो। क्या कहीं कोई लोगों की हेल्थ के साथ आप नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी खिलवाड़ नहीं कर रहे हो जिससे इन फ्यूचर आपकी फर्म की गुडविल लॉस हो जाए। उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी कि आप केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ही आपकी कंसंट्रेशन है, तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या कह रही है कि आप 50% अर्न कर रहे हो और 8% आप जो है एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये कहीं भी जो है वो न्याय संगत नहीं होगा। तो आपको आपकी डिविडेंड पॉलिसी को भी उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी अर्निंग की टेंडेंसी क्या है। नेक्स्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। अब नेक्स्ट आता है वेल्थ को मैक्सिमम करो, फर्म की एसेट्स को मैक्सिमम करो, फर्म की वैल्यू को मैक्सिमम करो, आपके जो एसेट्स साइड्स है वहाँ एसेट्स ज़्यादा हो, लाइबिलिटीज़ लोअर हो, तो ये थ्योरी कहलाती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत मेन कंसंट्रेशन एफएम की यही हो कि वो गुडविल को इंक्रीज़ करे, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करे, फर्म की एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करे, मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करे, ऐसे कुछ एफर्ट्स लगाए। तो इट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स
एंड अदर स्टॉक होल्डर्स। तो इसका जो है ये जो थ्योरी है या ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे पहले ऑनर्स के इंटरेस्ट पे ध्यान देती है। ऑनर्स का इंटरेस्ट उसकी एसेट्स की वैल्यू को हाई करने में रहता है, और जो भी स्टॉक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनका इंटरेस्ट केवल इसी बात में रहता है कि इस साल डिविडेंड कितना मिलेगा, और डिविडेंड कब मिलेगा, आपके शेयर की वैल्यू कब ज़्यादा होगी। उनका इंटरेस्ट यही रहता है कि मैंने जो शेयर आज 100 रुपये में ख़रीदा, कल वो 110 का हो जाए और परसों 130 का हो जाए। तो स्टॉक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो इसी में रहता है। इट कंसिस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनर्स वेलफेयर। उसके बाद सेकंड ये है कि ये ऑनर्स के वेलफेयर की तरफ ध्यान देता है कि ऑनर का इंटरेस्ट एसेट्स में ही रहता है, तो ये उसका वेलफेयर बताता है कि उसका कब होगा, जब उसकी एसेट्स की वैल्यू कंटिन्यूस मार्केट में हाई टू हाई होगी। इट इम्प्लाइज लॉन्ग रन सर्वाइवर एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये टास्क है, उससे वो फर्म जो है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है किसी भी बिजनेस की फील्ड में, और ग्रोथ भी करेगी। पॉसिबिलिटी रहती है उस फर्म के ग्रोथ की कि इसकी जो फर्म होगी उसकी जो है वो कंटिन्यूस ब्रांच एक्सपेंशन होगी। इट टेक इनटू द कंसिडरेशंस ऑफ रिस्क फैक्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो है वो रिस्क फैक्टर को भी ध्यान देती है कि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि रिस्क आ जाए मार्केट में एसेट्स के प्राइस में। उसके बाद जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाता है कि आज अगर एसेट्स 10 रुपये की है और कल अगर एसेट्स का 20 रुपये या 15 रुपये मूल्य हो रहा है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट क्या होता है कि एसेट्स में डेप्रिसिएशन भी होता है, तो ये उस डेप्रिसिएशन को इवेल्युएट कर करके फिर उसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करती है कि डेप्रिसिएशन के बाद भी अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू हाई हो रही है, इट मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑल्सो कंसिडर्स। इसने डिविडेंड पॉलिसी को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी पे ही शेयर के प्राइस डिपेंड कर रहे हैं। हाई टू हाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हाई टू हाई जो है वो शेयर के प्राइस होंगे। तो मार्केट प्राइस जो शेयर के हैं वो तभी हाई होंगे जब डिविडेंड पॉलिसी में डिविडेंड के लिए प्रोविज़न जो है वो हाई टू हाई किया जाएगा। दिस लीड्स टुवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर यूटिलिटी, वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स यूटिलिटी, जो भी शेयर होल्डर जिसने भी शेयर में इन्वेस्ट किया उसकी यूटिलिटी को ये इंक्रीज़ करती है, उसको बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूशंस का प्रोविज़न रखती है, और शेयर की जो वैल्यू है एटलीस्ट उसके मैक्सिमाइजेशन पर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई टू हाई होती है। आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो आर्ग्यूमेंट है उसके कुछ लोग अगेंस्ट है। दिस ऑब्जेक्टिव नोट नेसेसरली फॉर सोशल डिज़ायरेबल। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये सोशल डिज़ायरेबल भी यही हो, किसी फर्म की वैल्यू बढ़े उससे सोसाइटी को कोई मतलब नहीं होता है। अपने सोसाइटी के लिए क्या किया उसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है, तो ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। देयर इज़ सम कंट्रोवर्सी ऑन द वेदर ऑब्जेक्टिव इज़ मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स और वेल्थ ऑफ द फर्म। अब इस पर यह भी कंट्रोवर्सी होती है कि आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस में आप किसकी वेल्थ को ले रहे हो, शेयर होल्डर्स के शेयर या फिर ऑनर्स की जो वेल्थ है एसेट्स उसकी, आप किसकी वेल्थ को आप मैक्सिमाइजेशंस कर रहे हो, उस पर भी डिसीजन लेना है। दिस ऑब्जेक्टिव में ऑल्सो फेस डिफ़िकल्टीज़। इसमें डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। व्हेन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। जब क्या होता है ऑनरशिप अलग आदमी की है और मैनेजमेंट अलग के थ्रू किया जाता है, तो मैनेजमेंट वाला बंदा की कंसंट्रेशन केवल मात्र प्रॉफिट पर रहेगी, जबकि ऑनरशिप जिसकी होगी उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर रहेगी। तो ये प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है जब ये दोनों टास्क डिफरेंट टाइप्स के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। Please like and subscribe my channel.